तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कहानी मेरे ननिहाल की है, जो ढाका के पास एक छोटे से गांव विक्रमपुर का है। हम लोग अक्सर गर्मियों की छुट्टी में ननिहाल जाया करते थे। मेरे नाना के पड़पिता एक ज़माने में उस गांव और पास के 3 गांव के ज़मींदार थे। बेहद बड़ी कोठी, चारों ओर बगीचे, थोड़ी दूर पर एक सूखा कुआं और उसके पास एक खजूर का पेड़। वो पेड़ इसलिए याद है क्योंकि उसके खजूर रसीले और बेहद मीठे हुआ करते थे। कुल मिलाकर वो जगह अपने में एक अजीब सा सम्मोहन लिए हुए था। सैकड़ों साल पुराना होने के कारण घर के बुजुर्ग दोपहर उस कुएं के पास जाने से मना किया करते थे। उनके अनुसार इस पुरानी जगहों पर अशरीरी आत्माओं का वास होता है और वो खासकर बच्चों को अपना शिकार बनाया करते हैं। पर बड़े बोलें और हम सुने, इतने सीधे तो हम नहीं थे। हाँ, हम यानी मैं और मेरे ननिहाल में काम करने वाले लोगों के बच्चे, जो मेरे पहुंचते ही वहां आ जाते हैं और फिर हम सारे दिन खेलते ही रहते हैं। कभी आम के बाग में कच्चे आम खाते हैं, अमरूद के बाग में अधपके अमरूद ढूंढते हैं, पर सबसे मज़ेदार तो खजूर के बड़े पेड़, जिनमें से मीठे खजूरों को तोड़कर खाना ही अच्छा लगता। अक्सर माली बाबा हमारे ऊपर नज़र रखा करते हैं और हमें उस सूखे कुएं के पास नहीं जाने देते हैं। एक बार जब हम आम के बाग में आम खाने पहुँचे तो माली बाबा अपनी कुर्सी पर बैठे थे। हमें देखते ही बोले, अमित भैया, आप ही की बात सोच रहा था। कल पक्के आम तोड़े थे, आपके लिए रखे हैं। बोलकर एक बड़े बर्तन में बहुत सारे आम ले आए। हम सारे बच्चे उन्हीं के पास बैठ गए और आम खाते खाते उनसे कोई पुरानी भूत की कहानी सुनाने को कहने लगे। तब उन्होंने हमें उस सूखे कुएं की कहानी सुनाई। बात उनके बचपन की थी, जब उनके पिता वहाँ माली थे। उनके अलावा और भी कई बच्चे थे जो दोपहर के समय या तो नदी पर तैरने जाते या खेलते रहते हैं। एक दिन वो लोग उस कुएं के पास ही खेल रहे थे कि अचानक उनके एक दोस्त ने कहा कि उसे कुएं में से कोई उनकी ओर देखता दिखा। कोई सफ़ेद कपड़ों में एक महिला का सिर था जो उनकी ओर देख रहा था और उसके देखते ही अचानक गायब हो गया। सभी खूब हंसे, उसे डरपोक बोलकर, जिससे वो नाराज़ होकर चला गया और वो लोग फिर से खेलने लगे। उनका एक दोस्त जो थोड़ा थक गया था, उस कुएं के मुंडेर पर जा बैठा और बाकी वहीं खड़े खेलते रहे। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी चित्कार सुन सब जैसे ही कुएं की ओर घूमे तो जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत ने उनके दोस्त के सिर को अपने मुंह में लेकर अपने साथ कुएं के अंदर दीवारों पर एक गिरगिट की तरह उतरती जा रही थी। देखते ही सारे बच्चे दौड़े और परिवार के लोगों को सूचित किया। गांव के एक मौलवी को साथ ले सब दौड़ते हुए आ पहुंचे। मौलवी जी एक सीढ़ी की मदद से कुएं में उतरे और उन्हें वहां एक सुरंग सी नजर आई। उसमें घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि वो बुरी आत्माओं की जगह में प्रवेश कर गए हैं और उन्होंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। अपने साथ लिए जमजम के पानी का छिड़काव करते हुए जब अंदर पहुंचे तो वहां एक अतृप्त आत्मा से उनका सामना हुआ और बामुश्किल से उस बच्चे के अधकाय शरीर को लेकर वो बाहर आए और उस समय से ही सभी उस कुएं के पास जाने की मनाही हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। इस 21वीं सदी में शायद भीमगढ़ ही एक ऐसा गांव होगा जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है और ना जाने कितनी सुविधाओं से इस गांव के लोग अभी तक वाकिफ नहीं हैं। कारण भीमगढ़ गांव के लोगों की पुरानी सोच और ढेर सारे अंधविश्वास, जिसने यहाँ के लोगों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा है।
और बदकिस्मती से मेरा भी ताल्लुक इसी गांव से है। दरअसल इस गांव में मेरी नानी का घर है। वैसे अगर सच कहूं तो मुझे मेरी नानी के घर जाना जरा भी पसंद नहीं, मगर मम्मी के दबाव डालने पर मुझे कभी कदार जाना ही पड़ता है। खैर, बात आज से करीबन 13 साल पहले की है। उन दिनों मैं गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर गया हुआ था। चूंकि बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए सूरज ढलने के बाद अमूमन मैं घर से बाहर ही रहता था। खासकर आबादी से दूर गांव के रास्ते में पड़ने वाली जो टूटी फूटी इमारत है, वहीं बैठा रहता। वो शाम भी मैं उसी इमारत की बाहरी सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। आसपास सिर्फ खामोशी और खामोशी ही थी। तभी मुझे एक आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर लाठी टिकाते टिकाते मेरे करीब आ रहा हो। सिर उठाकर देखा तो पाया कि मेरे नाना जी है। नाना जी धीरे धीरे चलते हुए मेरे बगल में आकर उसी सीढ़ी पर बैठ गए और कहा, क्या करते हो यहाँ रोज रोज? इस पर मैं बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी नाना जी बोले, इस जगह के बारे में जानते हो? इस पर मैं बोला, नहीं, जानता तो नहीं हूं, पर जानना चाहूंगा। मेरे इतना बोलते ही नाना जी ने बताना शुरू किया। बात आज से करीब 35 साल पुरानी होगी। उन दिनों मैं यानी नाना जी रेलवे स्टेशन से गांव और गांव से रेलवे स्टेशन के दरमियान तांगा चलाया करते थे। तांगा इसलिए क्योंकि उन दिनों मोटर गाड़ियों का उतना चलन नहीं था, जिस वजह से ज्यादातर लोग तांगा या बैलगाड़ी में ही सफर किया करते थे। उन दिनों ठंड का मौसम चल रहा था। सुबह शाम गांव में चारों ओर सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखता। हालांकि ऐसे मौसम में तांगा चलाना कोई आसान काम नहीं होता, मगर मैं घर में अकेला कमाने वाला था और अगर मैं ही बैठ गया तो कैसे चलता। खैर, उस रात भी रोजाना की तरह ही मैं अपना तांगा लेकर स्टेशन के बाहर खड़ा था। हालांकि अभी उतना वक्त भी नहीं हुआ था, यहीं कोई 8 साढ़े 8 ही बज रहे होंगे, मगर कड़कड़ाती ठंड के कारण सब कुछ बहुत खाली खाली था। मैं भी किसी आखिरी सवारी का ही इंतजार कर रहा था ताकि उसे छोड़ते हुए मैं घर चला जाऊं। और आखिरी सवारी मिलने का अब एकमात्र जरिया था आखिरी ट्रेन, जिसके स्टेशन में आने का वक्त था रात 9 बजे का। यानी अभी मुझे आधा 1 घंटा इस ठंड में जमना पड़ेगा। खैर, और कोई चारा भी नहीं था, लिहाजा मैं तांगे से उतरा और थोड़ी लकड़ी वगैरह जमा करके एक जगह पर आग जलाकर बैठ गया। सनसनाती सर्द हवाओं के बीच आग की गर्म लपटें शरीर को काफी सुकून दे रही थी। मेरे बगल में खड़ा मेरा घोड़ा भी एकदम शांत हो गया। शायद वो भी आग की गर्माहट का मजा ले रहा था। अभी मेरा शरीर थोड़ा गर्माया ही था कि तभी किसी ने पीछे से कहा, भैया हरिपुर गांव चलोगे? मैं पीछे मुड़ा तो पाया कि एक लड़का लड़की है। लड़की ने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था। खैर, मैं बोला, देखिए, मैं हरिपुर तो जाता नहीं हूं, पर अगर आप लोगों को जाना ही है तो ठीक है, बैठिए। मेरे से ये सुनकर वो दोनों लड़का लड़की तांगे में चढ़कर बैठ गए। मैं भी तुरंत ही तांगे में बैठा और घोड़े को हाँकते हुए आगे बढ़ाया। वो पगडंडी जिस पर तांगा अभी सरपट दौड़ रहा था, उस पर घना कोहरा होने की वजह से ज्यादा दूर तक दिख नहीं रहा था। तांगे में जल रही लालटेन ही वहां रोशनी का एकमात्र जरिया थी। पीछे बैठे लड़का लड़की आपस में बातें कर रहे थे और मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रास्ते पर था। अभी मैं सामने देख ही रहा था, तभी मेरा तांगा इसी इमारत के बगल से गुजरने लगा, जो कि 35 साल पहले भी इसी तरह से टूटा फूटा ही था।
मगर तभी मैंने देखा इमारत की सीढ़ियों पर एक औरत बैठी है। खैर मैंने उस औरत पर उतना ध्यान नहीं दिया और निगाहों को रास्ते पर घुमा लिया। थोड़ी देर बाद मेरा तांगा हरिपुर गांव पहुंचा, जहां वो दोनों लड़का लड़की उतर गए। फिर मैंने अपना भाड़ा लिया और तांगा घर की ओर मोड़ लिया। रात अब और भी काली और घनी हो चुकी थी। रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा इंसान तो क्या, एक कुत्ता तलक भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से कोहरा इतना घना था कि अगर कोई इंसान होगा तो भी नहीं दिखेगा। चलते चलते अब मेरा तांगा फिर से उसी इमारत के पास पहुंच चुका था। मैंने एक नजर उस टूटी फूटी इमारत को देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वही औरत अभी भी उसी तरह से इमारत की बाहरी सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। मुझे लगा पक्का ये औरत या तो रास्ता भटक गई है या फिर इसे कोई मदद चाहिए। लिहाजा मैंने उस इमारत के पास अपना तांगा रोका। मगर पता नहीं क्यों मैंने जैसे ही तांगा रोका कि मेरा घोड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को देखकर डर रहा हो। खैर मैं तांगे से नीचे उतरा और घोड़े का पीठ सहलाकर उस औरत की ओर बढ़ने लगा, मगर मेरा घोड़ा अभी भी चीखे जा रहा था। मैं उस औरत के पास गया और बोला, क्या बात है, कहीं जाना है क्या आपको? मैं छोड़ दूं? मगर मेरी बात पर उस औरत का कोई जवाब नहीं आया। वो जैसे अपना सिर झुकाकर बैठी थी उसी तरह से बैठी रही। मैंने फिर पूछा, देखिए कहीं जाना है तो बता दीजिए, भाड़ा नहीं लूंगा मैं। मगर इस पर भी वो कुछ नहीं बोली। मैंने सोचा शायद कोई पागल वागल होगी, इसलिए मैंने भी फिर कुछ बोला नहीं और पलटकर तांगे की ओर बढ़ने लगा। मेरा घोड़ा अभी भी चीखे जा रहा था। मैंने फिर से एक बार घोड़े का पीठ सहलाया और तांगे में चढ़कर वहां से चलता बना। थोड़ी दूर चलने पर ही पता नहीं क्यों मुझे ये एहसास होने लगा जैसे मेरे अलावा तांगे में कोई और भी है। अभी मुझे ये एहसास हो ही रहा था कि तभी तांगे का एक पहिया किसी खड्डे में पड़कर उछला, जिसके साथ ही तांगे में एक आवाज गूंज गई। वो आवाज पायल छमछमाने की थी। मगर ये कैसे हो सकता है? किसी बेवकूफ की तरह मैंने पीछे मुड़कर भी देखा कि तांगे में कोई है तो नहीं, मगर ऐसा कुछ नहीं था। ना तो कोई औरत थी और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे पायल छमछमाने की आवाज निकले। मैं डर गया, वो भी इस कदर कि घोड़े को तेजी से हाँकने लगा। घोड़े ने अभी रफ्तार पकड़ी ही थी कि तभी पीछे से एक आवाज ने मेरे कान में दस्तक दिया, भैया धीरे चलाइए ना, कोई जल्दी नहीं है। और हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। ये आवाज सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं जानता था कि पीछे कौन होगा, मगर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं पीछे मुड़कर देख सकूं। मैंने बिना किसी सवाल जवाब के घोड़े को हाँकना कम कर दिया, जिससे तांगे की रफ्तार अपने आप ही कम हो गई। मैं डर से कांप रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पीछे बैठी वो औरत कोई आम इंसान नहीं है, और अगर मैंने कोई भी चालाकी दिखाई तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। इसलिए मैं अपना मुंह बंद करके बस तांगा चलाए जा रहा था। ऐसे ही कुछ दूर चलते रहने पर पीछे बैठी उस औरत ने तांगा रोकने को कहा। मैंने जैसे ही तांगा रोका कि मुझे किसी के तांगे से उतरने का एहसास होने लगा। मैंने जब तिरछी नजर से पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वही औरत तांगे से उतरकर जा रही थी। मगर डरा देने वाली बात तो ये कि वो औरत जमीन से थोड़ा ऊपर उड़कर चल रही थी। फिर मैंने जो तांगा भगाना शुरू किया तो सीधे घर पर ही रुका। मगर वो औरत कौन थी और उस इमारत के पास क्या कर रही थी, ये आज तक पता नहीं चल पाया।
नाना जी से पूरी कहानी सुनकर मैंने कहा, पर नाना जी, अब वो औरत कहाँ होगी? इस पर नाना जी ने जो कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे जाग गए। तुम्हारे ठीक पीछे ही बैठी है। मैं झट से पीछे मुड़ा मगर वहां कोई नहीं था। मेरा डरा हुआ चेहरा देख नाना जी ने कहा, मजाक कर रहा था, चलो घर चलो। फिर मैं और नाना जी वहां से जाने लगे, मगर जाते जाते मैंने जब एक बार पीछे पलटकर उस इमारत की ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उन सीढ़ियों पर कोई बैठा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उस रात ऑफिस में मेरा काम खत्म ही नहीं हो रहा था। रात के 10 बज चुके थे, पर काम पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरअसल आज शुक्रवार है और कल से वीकेंड में ऑफिस 2 दिनों के लिए बंद रहेगा, तो बचा कुचा काम आज निपटाने का ऑर्डर है। खैर, मैं फटाफट तेजी से अपना हाथ चलाने लगा। कुछ आधा से 1 घंटा मशक्कत करने के बाद मेरा काम खत्म हुआ, जिसके बाद ज्यादा देर ना करते हुए मैं फटाफट ऑफिस से बाहर निकला और बाइक चालू करके घर की तरफ चल पड़ा। ऑफिस से मेरा घर यहीं कोई आधा 1 घंटे का रास्ता होगा, पर वो आधा घंटे का सफर रात में तय करना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा है। असल में यहाँ से मेरे घर के रास्ते में 2 शमशान और एक कब्रिस्तान पड़ता है, जिसे पार करके ही रोज मुझे घर जाना होता है। हालांकि वैसे ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, पर मेरे घर वालों का मानना है कि उस रास्ते पर आत्माएं भटकती हैं। हालांकि मैंने आज तक कभी अपनी आंखों से उन आत्माओं को देखा नहीं है और ना ही मैं इन सब बातों पर विश्वास करता हूं, पर पता नहीं क्यों जब भी देर रात मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। ऐसी सिहरन जिसे लफ्जों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। खैर, मैं तेजी से बाइक भगाए जा रहा था। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और खामोशी में डूबा हुआ था। रास्ते के दोनों बाजू घना जंगल था और उसी जंगल से रह रहकर आ रही थी रात कीड़ों की आवाजें, जो कि उस माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। बाइक की हेडलाइट की रोशनी के सहारे अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई शख्स एकदम से रास्ते के एक किनारे से दौड़ता हुआ दूसरे किनारे पर गया हो, पर वो शख्स दूसरे किनारे पर जाकर एकदम से गायब हो गया, इतनी जल्दी कि मुझे उसका चेहरा भी नहीं दिखा। हालांकि उस वक्त मैं गाड़ी रोकना तो नहीं चाहता था, पर हालत ही कुछ ऐसी बन गई कि ब्रेक मुझसे अपने आप ही दब गया। मैं बाइक रोककर मुंह फाड़े इधर उधर देखे जा रहा था। कुछ देर के बाद मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और बाइक लेकर वापस से आगे बढ़ने लगा। रात हर पल गहराती जा रही थी, जिसके साथ ही साथ माहौल और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। उस रात आसमान पर चांद भी नहीं था, शायद वो अमावस की रात थी। अभी मैं बाइक चलाकर उस जगह से कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक मुझे मेरे कंधों पर किसी का हाथ महसूस होने लगा। वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, जिसे मैं साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था, पर डर के मारे मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं कि आखिर मेरे पीछे है कौन। पर किसी तरह से बाइक रोके बगैर मैंने तिरछी नजर से पीछे देखा तो पीछे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं था। बस 2 कटे हुए हाथों ने मेरा कंधा पकड़ा हुआ था।
मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। हड़बड़ाहट में मुझे कुछ सूझा नहीं और मैं अपनी बाइक को वहीं छोड़कर भागने लगा। वो दोनों कटे हुए हाथ मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। अभी मैं तेज कदमों से दौड़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे शमशान घाट के बाहर एक आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी का पूरा शरीर एक चादर से ढका हुआ था। उस वक्त मुझे कुछ सूझा नहीं, जिस वजह से मैं भागता हुआ सीधे उस आदमी के पास जाकर रुका और इससे पहले कि मैं उस आदमी को कुछ बोल पाता, उसी ने सामने से कहा, जल्दी मेरे साथ आओ। इतना कहकर वो आदमी शमशान के अंदर जाने लगा। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर उस वक्त मैं इतना डरा हुआ था कि बिना कुछ सोचे समझे मैं उस आदमी के पीछे पीछे शमशान के अंदर चला गया। शमशान में दाखिल होते ही मैंने जब पीछे पलटकर देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वो दोनों कटे हुए हाथ अब मेरे पीछे नहीं आ रहे थे। इतने में ही उस आदमी ने कहा, बच गए तुम, वरना मारे जाते। तो इस पर मैंने कहा, पर वो सब था क्या? इस पर वो आदमी बोला, वो सब एक छलावा था जो इस रास्ते पर हर किसी के साथ होता है। अभी उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी उसके शरीर पर ढका वो चादर उड़कर जमीन पर गिर गया। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि उस आदमी का पूरा शरीर एक कंकाल की तरह था। उसके बदन में मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था। साथ ही साथ उस आदमी की आंखें भी लाल बत्ती की तरह चमक रही थी। मैं समझ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। और मैं वहां से सीधे अपने घर भाग गया और इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। पर वो था क्या, ये आज तक समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।